डिंग सायो को तकलीफ में देखकर उसकी डार्क स्पिरिट भी उससे पूछती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैंने अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं आज यहीं पर मर जाऊंगा। डिंग सायो अपनी डार्क स्पिरिट को अवेक करने लगता है और उसको अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करते देख मायोजून भी हैरान हो जाता है और उसका जूनियर कहने लगता है क्या ये अपनी स्पिरिट पावर का भी यूज़ कर सकता है। फाइनली जब डिंग सायो अपनी डार्क स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करता है तो एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है और जब धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ से भाग चुका था। धूल हटने के बाद जब वे लोग सामने देखते हैं तो मायूजून कहता है कि वो तो भाग गया। सेंसु मायूसवान से पूछता है क्या सीनियर हमें उसका पीछा करना चाहिए। मायूसवान कहता है कि नहीं, ये सिर्फ उस स्पिरिट पल की थोड़ी सी बची हुई पावर होगी जिसका यूज़ कर वो यहाँ से भाग गया। वो वैसे भी यहाँ से बहुत दूर निकल गया होगा। फिर सेंसु कहता है कि क्या इसने सच में अपनी स्पिरिट पावर को अवेक कर लिया है। मुझे लगता है इसने पहले लेवल इन्फेंट लेवल को भी अचीव कर लिया है। उसकी बात सुनकर लूफी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उस स्पिरिट पल को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मायूजुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिट पावर तो ख़त्म हो चुकी थी, फिर ये कैसे उसको अवेक कर सकता है। ये ज़रूर इस बार लकी होगा। ब्यूरो में पहुंचने के बाद मैं ज़रूर इसकी शिकायत करूंगा और इसे सज़ा दिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कंट्रोल ब्यूरो के साउथ डिवीज़न का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी हाँफते हुए पहुंचता है और कहता है कि आखिर मैं वापस आ ही गया। मुझे जल्दी से हेड डिवीज़न को सारी बात बतानी होगी, वरना और भी गलतफहमियां फैल जाएंगी। जब डिंगसायो अंदर पहुंचता है तो वहां पर हॉल ऑफ रिकॉर्ड के हेड बैठे थे, जो हमारे एमसी को देखकर सोचते हैं कि मैंने नहीं सोचा था जो सर्वाइव करेगा वो एक कॉफिन ले जाने वाला होगा। डिंगसायो कहता है कि बॉस आपको लगता है सब कुछ पहले से ही पता है। हेड कहता कि हाँ, जब मैंने उस डेड बॉडी की स्पिरिट लैंप को देखा तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगा और मैंने अनुमान लगाया कि ज़रूर कोई ईविल स्पिरिट प्रकट हुई होगी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि उस सब में तुम जिंदा वापस आ जाओगे। लेकिन चलो जो भी हो, जो भी हुआ था वो सारी कहानी मुझे विस्तार से बताओ ताकि मैं इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकूँ। डिंगसायो उसे अब तक जो भी हुआ था वो सारी बात बता देता है। फिर डिंगसायो कहता है कि क्या मैं अपने सीनियर के कुछ बचे हुए सामानों को रख सकता हूँ। हेड भी कहता है कि मुझे उससे कुछ नहीं मतलब, तुम्हें जो कुछ करना है वो कर सकते हो। वैसे भी अब बचा ही क्या होगा, उनके फ्यूनरल का ही सामान तो बचा होगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। कुछ देर बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सोचता है कि कंट्रोल ब्यूरो को स्पिरिट पर्ल के बारे में पहले से ही पता चल चुका है। अब मेरे पास एक बहाना है अपनी स्पिरिट पावर को कुछ समय तक छुपा के रखने का। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ाना होगा। फिर हमें वाईसी की ओर दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी को देखते हुए सोचती है कि इसकी प्रेजेंस कुछ जानी पहचानी लगती है। फिर हमें साउथ कॉप्स डिवीज़न के चीफ लिंग जियांग को दिखाया जाता है। वो वाईसी को देखकर उससे कहते हैं कि आखिर तुम इतने दिनों बाद वापस आई गई। वाईसी चीफ को ग्रीट करते हुए कहती है कि रास्ते में मुझे आते हुए एक स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट की एनर्जी फील हुई थी। चीफ कहता है कि क्या सच में, मुझे उसके बारे में बताओ। वाईसी कहती है कि जब मैंने उस एनर्जी का पीछा किया तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक 6 आई इविल स्पाइडर की लाश पड़ी हुई थी। चीफ कहता है क्या सच में वह एक 6 आई इविल स्पाइडर थी। वाईसी कहती है कि वहाँ पर मुझे कॉप्स डिवीज़न के कुछ निशान भी मिले जो ली मैंसन की ओर जा रहे थे। चीफ कहता है क्या ली मैंसन, सच में। फिर शॉक होते हुए वो कहता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। चलो मुझे फॉलो करो। रिकॉर्ड रूम में उसके बारे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड ज़रूर होगा। फिर जब वो रिकॉर्ड बुक को देखता है तो एक राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि वह बच्चा भाग्यशाली था। वह इविल स्पिरिट बहुत खतरनाक थी, उसके सीनियर भी वहाँ पर बच नहीं पाए, लकीली ये बच गया। चीफ उस रिकॉर्ड बुक को बाईसी को देते हुए कहते हैं कि तुम्हें भी इसे चेक करना चाहिए। जब बाईसी उसे चेक करती है तो उसे डिंगसायो के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह डिंगसायो के घर को ढूंढते हुए उसके घर के पास पहुंच जाती है और वहां पर एक बूढ़ी औरत से पूछती है क्या डिंगसायो का घर यहीं पास में ही है। वह बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, उसका घर यहीं पर है। बाईसी भी उसे धन्यवाद बोलती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह बूढ़ी औरत कहती है कि यह एक जीनियस लड़की है, फिर भी पता नहीं क्यों उस मामूली से ताबूत ले जाने वाले को ढूंढ रही है। कितनी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाईसी डिंगसायो के बारे में सोचते हुए कहती है कि उसके पड़ोसी भी उसे एक नीची नज़र से देखते हैं। पता नहीं सीनियर किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर वह 6 साल पहले की बात सोचते हुए कहती है कि वह एक जीनियस था।
हमने एक साथ ही एडमिशन लिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत आगे था। दूसरों की तरह मैं भी उसे देखकर जेलस होती थी, पर फिर भी मैं उसे फॉलो करना चाहती थी। बैटल में हारने के बाद बाईसी उससे कहती है कि सीनियर, मैं आपको एक दिन ज़रूर सरपास कर दूंगी। डिंग सायो भी कहता है कि हाँ, तुम मुझे ज़रूर सरपास कर दोगी। और वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद वह इम्पीरियल फैमिली के कंट्रोल ब्यूरो में शामिल हो गया और मैं हाइशी एकेडमी में। इतने समय बाद हम वापस से मिलने वाले हैं। वाकई यह एक किस्मत है। वह दरवाजे को खटखटाने वाले थी, तभी उसे लिंगसायो की किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। लिंगसायो कह रहा था कि आज मौसम कितना सुहाना है, क्यों ना अंदर जाकर कुछ डिलीशियस फूड खाया जाए। यह सुनकर बाईसी सोचती है, लगता है वह बिजी है, हम फिर कभी मिलेंगे। यह सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। लिंगसायो को भी कुछ एहसास होता है और वह पीछे दरवाजे की तरफ मुड़कर देखता है। उसकी सिस्टर पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ, आप वहाँ क्या देख रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि कुछ नहीं, चलो अंदर जाकर कुछ बढ़िया सा कुछ बनाते हैं। अगला सीन हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जो कल्टीवेट कर रहा था और अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ पर उसकी समनिंग स्पिरिट उससे कहती है कि मास्टर, मुझे यहाँ पर्याप्त एसेंस नहीं मिल रहा। अगर मुझे पर्याप्त स्पिरिट एसेंस नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी अपनी फुल पावर को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। फिर डिंगसायो कहता है कि हाँ, मुझे ये सब पता है, जल्दी मैं इन सब से निपटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा। अगर मुझे पर्याप्त स्पिरिट एसेंस नहीं मिला तो मैं कभी भी 3 स्टार नहीं पहुँच पाऊँगा। लगता है कल मुझे मर्चेंट टावर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हमें मर्चेंट टावर का दिखाया जाता है, जो कि कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित है। टावर के अंदर जाते हुए डिंगसायो वहाँ काम करने वाले एक वर्कर फ्रेंड से मिलता है और उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड, क्या आज तुम ड्यूटी पर हो। वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर डिंग, आप अवश्य कुछ स्पिरिट एसेंस लेने आए होंगे। डिंगसायो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मिशन के दौरान मेरे दोनों साथी जो कि उस सब को गार्ड कर रहे थे, दोनों मारे गए और डिवीज़न हेड ने मुझे उनके तालिस्मान पाउच को रखने की इजाज़त दे दी है। वह बच्चा हैरान होते हुए कहता है कि क्या दोनों कॉप्स मारे गए, क्या आप ठीक हैं। डिंगसायो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ कि इन सब की कीमत क्या होगी। वो बच्चा हिसाब लगाते हुए कहता है कि आपने जो तालिस्मान ख़रीदे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इन सब में से 20% घटाने पर आपका 14,500 होगा। डिंगसायो कहता है कि उनमें से कुछ मेडिसन और कुछ स्पिरिट तालिस्मान और कुछ स्पिरिट एसेंस दे दो। वो बच्चा भी कहता है कि आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी सब कुछ लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो सब कुछ लेकर आता है और कहता है कि ब्रदर डिंग, इस बैग में वो सारी चीज़ें हैं जो आपने मंगाई थी। डिंगसायो भी उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि कंपटीशन को सिर्फ 15 दिन ही शेष बचे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। मेरे पास बस यही एक रास्ता है जहाँ से मुझे दुर्लभ दवाइयाँ और खजाने मिल सकते हैं, जिससे मैं अपनी बहन की बीमारी को भी दूर कर सकता हूँ और एक सीनियर रैंक कॉप्स पर प्रमोट हो सकता हूँ। तभी वहीं पर कुछ कॉप्स डिवीज़न के डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप भी इस बार कंपटीशन में भाग लेंगे। उसका सीनियर उसे बताता है कि इस बार का कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला। इस बार चीफ ने कहा है कि कॉप्स डिवीज़न में लोग बहुत हैं और वहाँ पर काम भी ज़्यादा नहीं होता, फिर भी उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसलिए अब की कंपटीशन में कुछ ही लोगों को चुना जाएगा और बाकी सबको वहाँ से निकाला जाएगा और इस बार कंपटीशन स्पिरिट डिवीज़न के साथ होने वाला है। उसका जूनियर भी हैरान होते हुए कहता है, क्या स्पिरिट डिवीज़न के साथ हमारा कंपटीशन होगा। आप तो जानते हैं सीनियर कि उनके साथ हमारी कभी नहीं बनी और वो तो हमें बुली करने का एक तरीका ढूंढ रहे होंगे। उसका सीनियर भी कहता है कि हाँ ये तो है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता, यह चीफ का ऑर्डर है। नेक्स्ट सीन हमें मायूसवान और उसके जूनियर्स की तरफ दिखाया जाता है। ये तीनों भी उसी टावर में नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। उनमें से सैन अपने सीनियर से पूछता है, क्या सीनियर आप भी इस बार कंपटीशन में भाग लेंगे। तो लूफी उससे पूछते हुए कहती है, क्या लाओ शैन, क्या तुम डर रहे हो। मायूसवान भी कहता है कि हमें एक नाव की तरह होना चाहिए, धारा भले ही विपरीत हो लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुकते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। डिंगसायो की नज़र भी इन तीनों पर पड़ती है और वह सोचता है, क्या ये तीनों भी इस बार कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। तब तो मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ मेरे दुश्मन ही हैं। इस बार का टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वह एक फ्लैट तालिस्मान को यूज़ करता है
और एक लंबी जंप लगाता है और एक ही मुक्के में कुछ पेड़ों को नष्ट कर देता है। फिर वह सोचता है कि अब मेरी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले मैं फ्लैट तालिस्मान का यूज़ नहीं कर पाता था, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी स्पिरिट भी उसे बधाई देते हुए कहती है कि बधाई हो मास्टर, अब आप 6 स्टार स्पिरिट पर पहुँच चुके हो। कोई भी जो इस 6 स्टार पर होगा वो आपको कभी भी हरा नहीं सकता। आपकी पावर उनसे कहीं ज़्यादा है। आप 7 स्टार के कल्टीवेटर को भी चुनौती दे सकते हो। डिंग सायो कहता है कि चलो तो इस माउंटेन्स पर चढ़कर ऊपर का नज़ारा देखते हैं, और वह जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर वह बहुत खुश होता है और कहता है कि स्पिरिट पावर का होना भी कितना भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां पर चीफ सभी को कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस बार का कंपटीशन कुछ अलग होगा। इस बार सभी को एक सीक्रेट जगह पर छोड़ा जाएगा और वहाँ पर उनको कुछ मिशन पूरे करने होंगे, और इस मिशन के दौरान वहाँ पर कॉप्स डिवीज़न और स्पिरिट डिवीज़न दोनों ही उन पर नज़र रखेंगे। अगले सीन में हमें बाइसी और उसके फादर सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड भी अपनी बेटी से पूछते हैं कि इस बार तुम किस साइड पर हो, क्योंकि इस बार स्पिरिट डिवीज़न कुछ अच्छे विचार के साथ यहाँ पर नहीं आया है। स्पिरिट डिवीज़न के हेड जांगटियान सभी को बताते हुए कहते हैं कि जो कोई सीक्रेट रैलम के डीमन को ख़त्म करेगा और सभी आत्माओं को फ्री करेगा, उसे ही आगे प्रमोट किया जाएगा। जो भी इसमें असफल होगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी को 5-5 के ग्रुप में बांटा जाएगा और जो ग्रुप भी इसमें सफल होगा उसे ही आगे प्रमोट किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि कॉप्स डिवीज़न के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर कुछ डिसाइपल कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर जांग ने सही कहा था, इस बार स्पिरिट डिवीज़न के लोग हमें बहुत बुली करेंगे। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि अगर हमें कोई अच्छी सी टीम मिल जाती है तो हम ज़रूर जीत सकते हैं। फिर हमें परीक्षा के अनाउंसर को दिखाया जाता है। वो सभी से कहता है कि आप सभी को कॉप्स डिवीज़न और स्पिरिट डिवीज़न में अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा। जिनके पास भी सेम नंबर आएगा उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? तब सैनलाव कहता है कि सबसे पहले मैं लेता हूँ, और वह 3 स्टिक निकालता है और तीनों पर सेम नंबर था। यह सब देखकर वह कहता है क्या इन तीनों पर एक जैसे नंबर कैसे हो सकते हैं? तब मायोस्वान कहता है कि ये तो अच्छा है, हम तीनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। लूफी भी कहती है कि ये कितना बोरिंग है। चीफ कहता है कि 2 9th ग्रेड के सोल रिटर्नर और एक 8th ग्रेड का सोल रिटर्नर, ये टीम उतनी भी बुरी नहीं है। तभी डिंग सायो भी आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर बाकी सब लोग कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एक कॉफिन ले जाने वाला है, इसका यहाँ पर क्या काम है। डिंग सायो एग्जामिनर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह एग्जामिनर को कहता है क्या तुम टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? पर तुम्हारे पास तो स्पिरिट पावर ही नहीं है। बिना स्पिरिट पावर के कोई भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। डिंग सायो कहता है कि मैं भी अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ कर सकता हूँ। यह सुनकर वह एग्जामिनर कहता है कि अच्छा, तो फिर जाओ उस एरे पर और अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट करो। तभी वहाँ पर वह बच्चा आ जाता है और उस एग्जामिनर से कहता है कि यह तुम क्या कह रहे हो? ब्रदर डिंग अपनी स्पिरिट पावर को सभी के सामने कैसे शो ऑफ कर सकते हैं? एग्जामिनर भी कहता है कि यहाँ पर सिर्फ यही है जिसके पास स्पिरिट पावर नहीं है, इसलिए इसको सभी के सामने अपनी स्पिरिट पावर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से जा सकता है। उसकी बात सुनकर वह बच्चा भी गुस्सा होने लगता है, पर डिंग सायो उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं अपनी स्पिरिट पावर को सभी के सामने ज़रूर दिखाऊंगा। और वह उस एरे की तरफ बढ़ता है और उस एरे के बीच में जाकर अपने हाथ को रखकर अपनी पावर को अनलीश करता है। उसकी पावर को देखकर वह बच्चा भी खुश हो जाता है और कहता है कि ब्रदर डिंग ने 3 बार उस एरे को एक्टिवेट किया है। उसकी पावर को देखकर बाइसी और चीफ दोनों हैरान हो जाते हैं। चीफ कहते हैं कि अब ये बच्चा भी कल्टीवेट कर सकता है, अब इसके पास भी स्पिरिट पावर है। उसकी स्पिरिट पावर को देखकर लाओ शेन और मायोजुआन भी हैरान हो जाते हैं। लाओ शेन कहता है कि उस दिन यह इतनी आसानी से इसलिए भाग पाया क्योंकि इसके पास स्पिरिट पावर थी। मायोजुआन भी कहता है क्या यह स्पिरिट पल की पावर नहीं है? डिंग सायो उस एग्जामिनर से कहता है क्या अब मैं इस टेस्ट को दे सकता हूँ? वह एग्जामिनर भी कहता है कि हाँ, अब तुम इस टेस्ट को दे सकते हो, और वह अपने लिए एक नंबर चूज़ करने लगता है। यह सब देखकर चीफ सोचता है कि इस बच्चे की स्पिरिट पावर वापस आ चुकी है और मैं इसे डेंजर में नहीं जाने दे सकता, इसलिए मुझे अभी कुछ करना होगा, और वह एक अटैक को तैयार करने लगता है। तभी हमारा एमसी अपनी स्टिक की तरफ देखता है तो उसका नंबर भी
उन तीनों की तरह सेम आया था। एग्जामिनर भी कहता है कि फिर से वही नंबर 2, चलो तुम उन तीनों की टीम में चले जाओ। ल्यूफ़ी कहती है कि जूनियर ब्रदर, बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा, अब तुम हमारी टीम में आ गए हो तो हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे किसी और की उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट डिवीज़न का डिसाइपल होता है जो स्पिरिट लेवल के 8 ग्रेड पर था, जिसका नाम जांगली था। वो कह रहा था कि कमज़ोर लोगों के खिलाफ फाइट लड़ना बहुत बोरिंग होता है। फिर वह डिंगसायो के पास आकर बोलता है कि यहाँ तो एक ताबूत ले जाने वाला भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। यही कारण है कि कॉप्स डिवीज़न ईविल स्पिरिट को कभी सप्रेस नहीं कर पाता। अब तुम सभी कचरों की जगह हमारा स्पिरिट डिवीज़न लेगा। फिर डिंगसायो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिट डिवीज़न के सबसे टैलेंटेड और एरोगेंट डिसाइपल के खिलाफ कभी जाऊंगा। इसकी ताकत मायूस्वान से भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए मुझे डर है कि हम इसके खिलाफ डायरेक्ट नहीं जा सकते। फिर मायूस्वान चिल्लाकर कहता है कि हमारे कॉप्स डिवीज़न के अब तक कितने ही साथी मारे जा चुके हैं, तुम उनके बलिदान को ऐसे कैसे भूल सकते हो। लूफ़ी कहती है कि सीनियर सही कह रहे हैं, ये लोग इतनी बकवास बातें कैसे कर सकती हैं। यदि कॉप्स डिवीज़न नहीं होता तो स्पिरिट डिवीज़न कभी भी इतना ऊपर नहीं उठ सकता था। फिर चीफ स्पिरिट डिवीज़न के हेड से कहते हैं कि आपका डिसाइपल इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, वह खुलेआम सारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है, क्या आप कुछ नहीं करोगे। फिर स्पिरिट डिवीज़न के चीफ कहते हैं कि वैसे भी तो कॉप्स डिवीज़न एक तरह यूजलेस ही है, मेरे डिसाइपल ने बिल्कुल सही कहा है। हमारे चीफ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम। तभी पीछे से एक एल्डर उनको दोनों को शांत करते हुए कहता है कि हमें पहले इस टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर फालतू बातों पर। फिर स्पिरिट डिवीज़न के हेड हमारे चीफ से कहते हैं कि अगर आपका कोई भी डिसाइपल इस टेस्ट में पास हो जाता है तो मैं अपने सारे डिसाइपलों को साथ में लेकर आपसे माफ़ी मंगवाऊंगा। हमारे चीफ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अपनी बातों से पीछे मत हटना मिस्टर जांग। वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। डिंगसायो सोचते हुए कहता है कि जब कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी तब इसमें 6 डिवीज़न थे और सभी डिवीज़न अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। स्पिरिट डिवीज़न और कॉप्स डिवीज़न अक्सर एक साथ मिशन करते थे, लेकिन फिर ईविल स्पिरिट और भी खतरनाक हो गई और ताबूत को गार्ड करने वाले और भी अधिक मरने लगे। तब से स्पिरिट डिवीज़न और कॉप्स डिवीज़न में मतभेद हो गया और उनका रिश्ता टूट गया। फिर हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पिरिट डिवीज़न का डिसाइपल दूसरे कॉप्स डिवीज़न के डिसाइपल पर चिल्लाते हुए कहता है कि हमें ताबूत नहीं ले जाना चाहिए, हमें इसे मौके पर ही जला देना चाहिए, इससे और भी परेशानी नहीं होगी और लोग भी नहीं मरेंगे। फिर कॉप्स डिवीज़न का डिसाइपल उसको जवाब देते हुए कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, कॉफिन को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना और एक सोल को फ्री करना, यही हमारी कॉप्स डिवीज़न का पर्पज़ है और एक जिम्मेदारी है। फिर सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पिरिट डिवीज़न का डिसाइपल कॉप्स डिवीज़न के डिसाइपल से कहता है कि अगर तुम अभी हार मान जाते हो तो शायद तुम जिंदा बच पाओ। फिर वह मर्चेंट टावर में काम करने वाला बच्चा अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं भी अपने ब्रदर डिंग के साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँगा। डिंगसायो उससे कहता है कि तुम मर्चेंट टावर में इतना बढ़िया ठीक ठाक काम कर रहे हो, फिर इन सब में तुम अपने आप को क्यों घसीट रहे हो। फिर वह बच्चा डिंगसायो से कहता है कि ब्रदर डिंग, आप इतने सालों से बिना स्पिरिट पावर के रहे और कभी भी हार नहीं मानी, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब सैनला उसे देखकर कहता है कि अब एक और व्यक्ति हमें पीछे खींच रहा है। तब लूफ़ी उससे कहती है कि भले ही ये ताबूत भाग अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक सेक्रीफाइस के लिए काम आ सकता है। फिर चीफ सभी से कहते हैं कि सीक्रेट क्षेत्र के ओपन होने का समय हो गया है। इस बार टेस्ट के लिए तुम्हें 3 दिन मिलेंगे, लेकिन एक बात का याद रखना, सीक्रेट क्षेत्र में समय 10 गुना धीमी गति से बहता है, इसलिए समय का ध्यान रखना। फिर सभी उस सीक्रेट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ एक जंगल में निकलते हैं। फिर वो लोग कुछ दूर आगे जाते हैं और वहाँ जाकर एक स्थान पर रुक जाते हैं। वहाँ रुकने के बाद वह बच्चा बोलता है कि यह स्थान कितना अजीब है। फिर डिंगसायो कहता है कि हाँ, यह स्थान काफ़ी अजीब है और यहाँ पर मुझे एक खतरनाक इविल स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और कॉफिन होना चाहिए। फिर हमें उनके पीछे एक कॉफिन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चे की इविल स्पिरिट थी। इस स्पिरिट के पास दूसरों को कंट्रोल करने की पावर थी। यह लोगों के पपेट को बनाकर उनको कंट्रोल कर सकती थी।
दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मांगा के कुछ स्क्रीनशॉट मिसिंग हैं, इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा। तो जब यह इविल स्पिरिट अपनी कॉफिन से निकलती है तो सभी से कहती है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास जाना है। उस स्पिरिट को देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सैनलाओ और लूफ़ी उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। कुछ देर फाइट हो जाने के बाद वह इविल स्पिरिट उन दोनों को ख़त्म कर देती है और उस बच्चे को पजेस कर सीनियर मायूसवान पर भी अटैक कर देती है और सीनियर बहुत घायल हो जाते हैं। डिंगसायो उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है बच्चे जल्दी से होश में आओ, पर वह उस पर भी अटैक कर देता है। डिंगसायो उसके अटैक को रोककर पीछे हटता है। सीनियर कहते हैं कि यह उस इविल स्पिरिट के कंट्रोल में है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर डिंगसायो उस बच्चे से कहता है कि अब यह सब करने के लिए मुझे माफ़ करना, और उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और उस स्पिरिट की तरफ देखते हुए सोचता है कि यह स्पिरिट दूसरों को कंट्रोल करने के लिए मंत्रों का यूज़ कर रही है। वह स्पिरिट कहती है कि आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे खिलौने को बेकार कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे फिर से जोड़ दिया। और वह उस बच्चे को फिर से कंट्रोल करने लगती है। यह सब देखकर सीनियर कहने लगते हैं यह एक घोस्ट पपेट टेक्निक है। यह एबिलिटी कुछ ही म्यूटेड स्पिरिट के पास होती है। यह स्पिरिट अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ कर किसी की भी कॉन्शियसनेस को मिटा सकती है और व्यक्ति को पपेट में बदल सकती है। डिंगसायो भी कहता है कि यदि व्यक्ति को आधे घंटे से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो वह अपनी मेमोरी भी खो सकता है। फिर वह बच्चा सीनियर पर अटैक कर देता है और सीनियर अपनी सील्ड तालिस्मान का यूज़ कर अपने आप को बचाते हैं और डिंगसायो से कहते हैं तुम जाओ और उस स्पिरिट को ख़त्म कर दो, मैं तब तक इसको रोकता हूँ। यह स्पिरिट मास्टर लेवल पर है, इसलिए तुम सावधान रहना। डिंगसायो भी ठीक है सीनियर कहकर उस स्पिरिट की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि उस स्पिरिट के हाथ में जो डॉल है ज़रूर उसी से यह सबको कंट्रोल करती है, मुझे उससे उस डॉल को छीनना पड़ेगा। पर वह स्पिरिट उससे पहले ही उस पर अटैक कर देती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुम बच्चों को बुली करते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डिंगसायो अपने स्पीड तालिस्मान का यूज़ करके उसके अटैक से बचता है और उससे पीछे आ जाता है। वह स्पिरिट कहती है कि अच्छा तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, मुझे हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। फिर वह अपनी डॉल से डिंगसायो पर अटैक करने लगती है और डिंगसायो भी अपनी स्पीड तालिस्मान का यूज़ कर उसे डॉज करने लगता है। फिर वह मौका पाकर अपने एक डैगर को उसकी ओर फेंकता है। डैगर सीधे जाकर उसकी छाती में धंस जाता है और वह डॉल भी उसके हाथों से छूट जाती है। तभी हमारा एमसी जल्दी से अपनी स्पीड तालिस्मान का यूज़ करता है और उस डॉल को पकड़ लेता है और उस डॉल से उस स्पिरिट के असर को ख़त्म कर देता है। जब स्पिरिट का असर उस डॉल से ख़त्म होता है तो वह बच्चा भी होश में आ जाता है और जब अपने बड़े हुए नाखूनों को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि मेरे नाखून इतने बड़े हुए क्यों हैं। डिंगसायो भी खुश हो जाता है और कहता है आखिर इसने काम कर दिया। तभी अचानक से उस डॉल से कुछ एनर्जी निकलती है और हमारे एमसी के हाथों में घुस जाती है। हमारा एमसी दर्द से चिल्लाने लगता है। वह इविल स्पिरिट यह सब देखकर खुश हो जाती है और कहती है यह सब उसकी सजा है जो तुम छोटे बच्चों को बुली करते हो, अब इस चीज़ का आनंद लो और मर जाओ। कुछ देर बाद डिंगसायो की अपने कॉन्शियस माइंड में आँख खुलती है और वह अपनी समनिंग स्पिरिट से कहता है क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। उसकी समनिंग स्पिरिट कहती है कि मास्टर आपकी स्पिरिट अभी कमज़ोर है, इसलिए मैं आपकी बॉडी को अब कंट्रोल करूँगा। और वह अपनी पावर को उसकी स्पिरिट के साथ मर्ज करने लगता है और कहता है कि उस मामूली से भूत की इतनी हिम्मत कि वह मेरे मास्टर को तकलीफ़ दे। डिंगसायो को इतना जल्दी हील होता देख वह स्पिरिट भी हैरान हो जाती है। डिंगसायो उस स्पिरिट से कहता है कि बच्चे तुमने बहुत खेल लिया, अब आगे का खेल तुम्हारे बड़े भाई खेलेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही, अब आगे मिलते हैं नए एपिसोड में।